Alright, in the previous class we have learnt the basics of moving charges and magnetism. What do you mean by the Oester's experiment? What did he come to the conclusions? Then we learned how to find the directions of the magnetic field by using right hand screw rule or Maxwell's cork screw rule and right hand thumb rule. Okay? Now let us move on to what is called as magnetic force. Magnetic force, ठीक है. So I can call it as Fm, ठीक है. Force due to magnetism, that is magnetic force, ठीक है. तो इसके लिए जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ करती थी, फोर्स बिटवीन एनी टू स्टैटिक चार्जेस गिवन बाय कूलम्स लॉ, Fe was 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स के लिए कुछ एक रिलेशन बनाना है, ठीक है. तो इसका डेरिवेशन आप लोगों के लिए नहीं है, डायरेक्टली आपको इसको सीख लेना है, ठीक है. तो लेट मी मूव ऑन. व्हाट इज इट? तो फॉर एग्जांपल यू हैव चार्ज से प्लस क्यू, यू हैव अ चार्ज से प्लस क्यू, ठीक है. and that particular charge is moving with a velocity v, is moving with a velocity v, ठीक है. it is moving with a velocity v and it is in the magnetic field b. एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे जा रही है, से इट इज b. ये मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से नहीं है, कोई और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. इस मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है पहले से, यानी समझो कि एक बार मैग्नेट है या फिर यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एक साउथ पोल है, जो भी हो, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे जा रही है, उसमें से एक चार्ज है जो इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी दिस वे, ठीक है. इट्स वेलोसिटी इज दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे, ठीक है. वाई हैव वी कंसिडर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, यू विल अंडरस्टैंड एज वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है. एंड लेट अस से दैट मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ये दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है. There is an angle between magnetic field in which the charge is moving and the direction in which the charge is moving. It is given by angle theta. तो एक पहले से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज एक है जो इस तरीके से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स दिस वे, ठीक है. द एंगल बिटवीन द मोशन ऑफ द चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, ठीक है. देन द चार्ज विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. व्हाट इज दैट फोर्स, ठीक है. तो ये जो पूरा हो रहा है वो एक प्लेन में हो रहा है, ठीक है. इट इज़ हैपनिंग इन वन प्लेन. लेट अस से इट इज़ हैपनिंग इन, समझो ये x है और ये y है, ठीक है. या फिर यहाँ से समझो ये x है और ये y है, तो ये दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में हो रहे हैं, ठीक है. दे आर मूविंग हैपनिंग इन वन प्लेन. ये आपका प्लेन हुआ, ठीक है. ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हुई, ठीक है. ओ, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हुई और ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज हुआ, ठीक है. तो दोनों डायरेक्शन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक प्लेन में है. डन. तो फोर्स डिफाइन की जाती है ऐसे कि दिस इज द फोर्स एफ एम, दिस इज द फोर्स एफ एम, द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है. एंड इट इज गिवन बाय एफ एम वेक्टर गिवन बाय द चार्ज इनटू वी क्रॉस बी, ठीक है. The charge into v cross b, velocity is a vector, magnetic field is a vector, charge, ठीक है. The force due to magnetic field is given by F is equal to Fm is equal to q into v cross b. This is called magnetic force. This is called magnetic force, ठीक है. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको एक्सपांड करेंगे, Fm को क्या मिलेगा, q into v cross b, v cross b, a cross b is ab sin theta, v cross b is vb sin theta. तो दिस इज बी क्यू वी साइन थीटा, ठीक है. एफ एम इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, ठीक है, बी क्यू वी साइन थीटा. डन. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ठीक है. ये ऐसा है जैसे इस प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, तो v क्रॉस b, ठीक है. तो v ऐसा है, b ऐसा है, तो v क्रॉस b इस तरीके से आप यूं घुमाओगे तो ऊपर तरफ आएगा, ठीक है. इफ आई हैव टू शो इट हियर, v इज दिस वे, b इज दिस वे, ठीक है. v से लेकर, v से शुरू करना है, b की तरफ घुमाना है तो ऊपर आएगा. या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे तो इस तरीके से है, थंब ऐसे रखोगे, v से शुरू करोगे उंगलियां
और बी की तरफ पलटाओगे, ठीक है। व्हेन यू मूव इट टुवर्ड्स बी द थंब इज गोइंग अप, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेसिकली एफ एम इज परपेंडिकुलर टू plane containing vector b and vector v and vector b. So direction of the magnetic force is perpendicular to the plane containing velocity vector and magnetic field vector. This direction can be found by right hand thumb rule. जैसे कि मैंने बताया, इस तरीके से रखोगे, उंगलियों को V से शुरू करके B की तरफ करोगे तो थंब ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए ये मैग्नेटिक फोर्स बना है, ठीक है। सो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द फील्ड विच इज़ देयर, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज कि कौन सा चार्ज है, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन चार्ज, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से याद रख लेना, Q इंटू वी क्रॉस बी, तो उससे मालूम हो जाएगा कि एंगल इज बिटवीन V एंड B, एंगल इज बिटवीन V एंड B। आई होप सो मच इज क्लियर। अगर समझो कि प्लस Q की जगह माइनस Q होता, ठीक है, अगर माइनस Q होता तो फिर ये ऊपर की तरफ जाने के बजाय ये ऐसा होता फिगर आपका, V और B ऐसे होते, माइनस Q होता तो फिर इस तरीके से आपको फोर्स मिलती फॉर अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते वो पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए उसका ऑपोजिट नीचे है, ठीक है। तो दिस इज लाइक Q इंटू वी क्रॉस बी की जगह Q माइनस Q हो जाए तो माइनस ऑफ वी क्रॉस बी क्या होगा, ऊपर वाले वेक्टर का ऑपोजिट माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, तो इसलिए एफ एम नीचे आएगा फॉर अ नेगेटिव चार्ज। आई होप दीज टू केसेस आर क्लियर फॉर यू गाइज एंड दिस वॉज द बेसिक कि मैग्नेटिक फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑब्वियसली इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, सो एंगल बिटवीन देम, ठीक है। So let us move on to a few more things about this and then we will move forward, ठीक है। स्पेशल केसेस हैं इसमें, क्या है स्पेशल केसेस, when charge moves parallel or anti parallel to the direction of magnetic field, ठीक है। यही लिख लेता हूँ, पहला केस क्या है, केसेस लिख लेते हैं, when charge moves parallel या फिर एंटी पैरेलल, ठीक है, टू हुम मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज जाएगा पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल विथ हुम, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, तो फिर जाहिर सी बात है थीटा क्या होगा, 0 या फिर 180 है, ठीक है। थीटा विल बी 0 और 180, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 मतलब V ऐसे, 180 मतलब V पीछे ऐसे, ठीक है। तो फिर थीटा 180 हो गया तो साइन 0 या साइन 180 आएगा, साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0, सो फोर्स Fm will become 0 when the magnetic field and the charge are parallel or anti-parallel, the force, magnetic force experience becomes 0। मतलब क्या है, अगर कोई चार्ज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो फिर फोर्स उसके पास एक्सपीरियंस होगी 0। अगर वही चार्ज 90 डिग्री पर जाएगा तो मैक्सिमम होगी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये है, देयर इज नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप द फर्स्ट केस इज क्लियर, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, इफ द चार्ज मूव्स एट राइट एंगल्स, ठीक है, अगर चार्ज राइट एंगल पे मूव करेगा तो थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, थीटा बनेगा 90 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो थीटा अगर 90 डिग्री बनेगा तो फिर एफ एम क्या होगा, बी क्यू वी बन जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बिकम्स 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू है वो, ठीक है। चार्ज एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो यही है फंडा आपके मैग्नेटिक फील्ड का कि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता था, जिस डायरेक्शन लाइन टू लाइन सेंट्रल था वो, वन चार्ज टू अनदर चार्ज, उसी डायरेक्शंस में फोर्स हुआ करते थे। इसमें यह है कि चार्ज को फील्ड के परपेंडिकुलर जाना है तभी जाकर फोर्स मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो द चार्ज एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। और अगर थीटा 270 होता है, 270 मतलब
साइन थीटा, थीटा बिकम्स 270, इसका मतलब चार्ज हो जाएगा एफ एम क्या होगा, बी क्यू ई साइन 270 इज माइनस बी क्यू ई, ठीक है, इट बिकम्स माइनस बी क्यू ई, डन। तो ये एक और केस हुआ। चौथा केस, अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर एक और समझ आ रही है, व्हेन द वेलोसिटी इज ज़ीरो मैग्नेटिक फोर्स इज ज़ीरो, व्हाट डज इट मीन, मैग्नेटिक फोर्स के मौजूद होने के लिए चार्ज को मूव करना ज़रूरी है। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इन द स्टार्टिंग, चार्जेस एट रेस्ट नो मैग्नेटिक फील्ड नो फोर्स, when charges in motion you have a magnetic field and also a magnetic force. So when velocity is zero magnetic force is zero. I hope this much is clear for you guys. और alternate definition में पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या है। F equals बी क्यू sin थीटा में B को अगर अलग कर दें, ठीक है, ये यहाँ पर कर रहा हूँ alternate, B को अलग कर दें, एफ एम बाई क्यू वी साइन थीटा बनेगा। इसी चीज़ में b को अलग कर लें तो b इक्वल्स एफ एम बाई क्यू वी साइन थीटा, ये एफ एम एक साथ है, इसको अलग मत समझें, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, एज यूजुअल, इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज 1, चार्ज इज अ यूनिट चार्ज, थीटा इज 90, देन b विल बी इक्वल टू एफ एम। तो हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक फोर्स experienced by a unit charge moving with unit velocity at right angle to the magnetic field. I repeat, this is very good. Magnetic field at a point may be defined as the magnetic force experienced by a unit charge moving with uniform unit velocity at right angle to the magnetic field. Magnetic field at a point may be defined as the magnetic force experienced by a unit charge moving with a unit velocity at right angles to the magnetic field. सो ये एक और डेफिनेशन बन सकता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आई होप सो मच इज क्लियर। और और क्या है इस चीज़ के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला आई एम लिविंग इट टू यू गाइज, यू विल फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला। सो वो क्या आएगा, आप एफ इक्वल्स, एफ का क्या है एम इंटू ए, एम एल टी माइनस टू, क्यू का क्या है ए टी, वी का क्या है एल टी माइनस वन, साइन थीटा का कुछ नहीं, उसको सॉल्व करके आप लिखोगे फाइनली कि आंसर क्या है, वो आप करोगे। मैं डायरेक्टली आपको फाइनल दे देता हूँ, एम एल ज़ीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, एम एल ज़ीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है, वो आप खुद वर्कआउट करोगे, ठीक है। अब आते हैं एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, उसे हम कहते हैं टेस्ला, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम टेस्ला था। सो इट इज़ गिवन एज मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट इज़ गिवन एज टेस्ला डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय ई इक्वल्स एफ बाई क्यू, तो न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर है टेस्ला, ठीक है। तो निकोलस टेस्ला नाम का अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसके हिसाब से ये चीज़ बनी। तो व्हाट इज़ वन टेस्ला, वन टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट, इसी से मिल सकता है, इट इज़ 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। आई होप सो मच इज़ क्लियर, ठीक है। थोड़े मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसलिए मैं पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेम थिंग्स। मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मालूम हो रहा है, इट हैज़ सम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर एंड जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, डन। इट हैज़ अ 3 डायमेंशनल रिलेवेंस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 3 डायमेंशन में ये चीज़ काम करती है, कोई भी चार्ज मूव कर रहा हो उसके आजू बाजू में पूरा स्पाइरल तरीके से, वो आप सीखोगे कहाँ स्पाइरल है, कहाँ कैसे हेलिकल है वगैरह। तो इट एक्ट्स सेंट्रली, तो 3 एक्सिस सिस्टम में होना चाहिए, तो इट एक्ट्स लाइक अ 3 डायमेंशनल स्पेस में काम होता है। इट कैन बी टाइम डिपेंडेंट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है। देन मैग्नेटिक फील्ड बी डिपेंड्स अपॉन परमिएबिलिटी, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन परमिटिविटी ऑफ अ मटीरियल, ठीक है। इसको थोड़ा बोल देता हूँ, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर,
एप्सिलॉन एम सीखा था, म्यू नॉट, म्यू आर, म्यू एम आने वाला है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी और इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, ठीक है। बोथ एप्सिलॉन नॉट एंड permittivity are a measure of extent to which electric field और magnetic field can penetrate the material respectively. permittivity किस लेवल से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, परमिएबिलिटी किस लेवल पे मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। तो वो परमिएबिलिटी अलाउंस की तरफ आता है, परमिटिविटी जो है रुकावट की तरफ आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में 1/4 एप्सिलॉन नॉट आता है, 1 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला जो वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड आराम से पास होगी। तो ये इसके बारे में आप लोग आगे चल के बायोट-सावर्ट्स लॉ वगैरह आएगा, वहाँ पर आप लोग ये सीखोगे। अब के लिए इसके पास परमिटिविटी है, मैग्नेटिक फील्ड के पास परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी में भी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम म्यू एम, ठीक है, रेड एज म्यू, म्यू नॉट, म्यू आर, म्यू एम, ठीक है। तो this is one of the properties. Then more than one magnetic field can be added vectorially to give resultant field, so it also obeys superposition principle. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर एडिशंस को फॉलो करता है, यहीं पर साफ पता चल रहा है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यहीं पर मालूम हो रहा है। तो इट फॉलोज वेक्टर एडिशन, ठीक है। एंड वेक्टर एडिशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है बी नेट बी इज इक्वल टू B1 + B2 + B3 अप टू Bn, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू ऑफ योर प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो आई होप ये वाला इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। एक और छोटा सा टॉपिक कवर करके इस क्लास को ख़त्म करूँगा ताकि नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा डेरिवेशन हो जाए, बल्कि छोटे मोटे डेरिवेशंस आते रहते हैं इसमें। उसके बाद ही असल कॉन्सेप्ट में लगभग 2 ही डेरिवेशन इस पूरे चैप्टर के हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हमेशा एक 5 मार्क क्वेश्चन आता है। उन तक पहुंचने के लिए ये तमाम बेसिक्स ज़रूरी हैं। आई होप टिल नाउ इट इज़ क्लियर, दिस इज़ रियली सिंपल। एंड टिल नाउ व्हाट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। क्या होती है मैग्नेटिक फोर्स? वो फोर्स है जो परपेंडिकुलर है बोथ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर को, ठीक है, गिवन बाय BQ sin थीटा, डन। तो वो मैक्सिमम कब होती है? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसका बी को अलग करके SI यूनिट टेस्ला लिख लिया, और उसके बारे में टेस्ला क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर लिख लिया। 4 केसेस डाल दिए कि थीटा जब 0 180 हो या 90 हो या 270 हो क्या होता है, वेलोसिटी अगर 0 हो यानी चार्ज स्टेशनरी हो तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाती है। तो यही चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया मैंने, उसमें मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, then it has a 3-dimensional space, then it can be time dependent, then it has something called as depends upon permeability, just like how electric field depends on permittivity। यानी मीडियम को लेकर कुछ ना कुछ काम बाकी है मैग्नेटिक फील्ड का, वो आप आगे सीखेंगे। एंड देन वी हैव ऑल्सो लर्नड इट फॉलोज वेक्टर एडिशन, यानी इट इज़ अप्लीकेबल फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो दिस फिनिशेज अ फ्यू मोर बेसिक्स अबाउट योर वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब चलते हैं एक कॉन्सेप्ट पे जिसे हम कहेंगे लॉरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। लॉरेंट्ज़ फोर्स, लॉरेंट्ज़ अगेन एक साइंटिस्ट का नाम है। तो क्या हो रहा है इसमें, व्हाट इज लॉरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग a charge q moves in a region where both electric field and magnetic field exist, it experiences a net force called Lorentz force। तो लॉरेंट्ज़ बेसिकली क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि कोई भी एक चार्ज हो जो ऐसे जगह पर मूव करे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो, तो उसके पास जो भी नेट फील्ड होगी, यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाट इज लॉरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। तो इसको मैं फिर से रीइटरेट कर देता हूँ, यू कैन मेक अ नोट। व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग अ चार्ज q, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग अ चार्ज q moves in a region where both electric field and magnetic field exist, it experiences a net force called Lorentz force, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्स, लेट अस कॉल इट F, इट इज इक्वल टू व्हाट,
force on charge due to electric field, force on charge due to electric field, and force on charge due to magnetic field. Force on charge due to electric field plus force on charge due to magnetic field, ठीक है. एंड फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने सीखा है एफ इज इक्वल टू ई क्यू या क्यू ई, ठीक है. एंड इसका डायरेक्शन क्या होता है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सीखा है, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, अभी अभी हमने सीखा क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है. तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है. अब इन दोनों को ऐड करना है, वही है लॉरेंट्स फोर्स. दो इफेक्ट्स को कंबाइन कर रहा है लॉरेंट. एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये हो गई आपकी लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है. तो यहाँ पर क्यू कॉमन ले सकते हैं, ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है, ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है. तो ये हो गई आपकी लॉरेंट्स फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी. तो बेसिकली लॉरेंट ने क्या किया है, एक चार्ज को मूव किया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, दोनों को ऐड करोगे वो बोलेंगे नेट फोर्स ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन इट, एंड इट इज गिवन एज लॉरेंट्स फोर्स. यानी लॉरेंट ने कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का इफेक्ट को कंबाइन करके लिख लिया, ठीक है. द डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से फोर्स परपेंडिकुलर होगी, ठीक है. एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज इज 90, हेंस वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इज गिवन बाय 0. तो वो मैं आपको वापस आगे डेरिवेशंस में समझ में आएगा आपको. आप बस यहाँ पर इतना समझे, लॉरेंट्स फोर्स इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बेसिक फॉर्मूलेज उनको ऐड करके लिख लिया, दैट इज व्हाट इज लॉरेंट्स फोर्स. डायरेक्शन क्या होगा, इसके वजह से डायरेक्शन सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो दोनों को ऐड करने के बाद फाइनल फोर्स जो है इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक, परपेंडिकुलर टू व्हाट, basically both velocity and magnetic field. So I hope this particular thing is clear, ठीक है. आगे चल करके okay, we have already passed 22, okay, so I'll stop with this. We will move in the next session with a small derivation, ठीक है. और अच्छा, थोड़े डिटेल्स आपके बुक में दिए गए हैं, उनको भी चाहे तो अभी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. Let me see if there is anything that has been missed. Okay, he has also done the same thing. Fleming's left hand rule, okay, Fleming's left hand rule I'll be teaching you in the next class. Done. Then Tesla he has defined, okay. He has also told a few one markers. What is the path of a charged particle, legends की बात कर रहा हूँ. What is the path of a charged particle moving along the uniform electric field? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, जाहिर सी बात है ई क्यू के हिसाब से चार्ज विल मूव इन द सेम डायरेक्शन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पहला है स्ट्रेट पाथ. यू हैव दिस क्वेश्चन इन द बुक, यू कैन ऑलवेज रेफर. व्हाट इज द पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, पिछले चैप्टर्स का क्वेश्चन है ये. इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाएगी चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ साफ लिखा है, तो उस हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ हुआ. What is the path of a charged particle moving perpendicular to the uniform electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करें, तो फिर आगे जा करके उसका पाथ कैसे होगा, तो उसका आंसर है पैराबोलिक पाथ. इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, पैराबोलिक पाथ कैसे, वो आगे के डेरिवेशंस के जरिए से आपको मैथमेटिकली समझ में आएगा. व्हाट इज द पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल उसमें मूव कर रहा है, तो फिर उसका पाथ क्या होगा, इट विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ. व्हाट अबाउट अ पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर देख सकते हो आप, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है. चार्ज का पार्टिकल का पाथ क्या होगा अगर वो परपेंडिकुलरली मूव करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली ऐसे थीटा 90 हो जाएगा, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं,
थीटा 90 पे मूव करेगा, तो जैसे वो मूव होता जाएगा वो जो है एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है। तो और भी वैसे केसेस दिए हैं कि हेलिकल पाथ के लिए, या फिर ज़ीरो और एक और पाथ है न्यूट्रॉन कैसे मूव करेगा, वो आप जस्ट गो थ्रू हो सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई होप आई विल कवर अ फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है। सो आई थिंक वी कैन स्टॉप एट दिस। थैंक यू।